तो आज तारीख है 10 सितंबर, और 10 सितंबर में पहली न्यूज ही आई है। टॉप 10 हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग आई है आज। देखो होता क्या ना, इंडिया रैंकिंग 2021 करके रैंकिंग निकलती है यूनिवर्सिटीज की। इसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करता है। तो इसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकली है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग यूनिवर्सिटी की, सबकी ही बात कर ले रहा है। कि जैसे आईआईटीज की बात करें तो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे यहाँ का जो आईआईटी मद्रास है वो नंबर 1 पे आया है, और सेकंड नंबर पे आईआईटी बेंगलोर आया है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो नंबर 1 पे आईआईएम अहमदाबाद आया है। लॉ स्कूल्स में बात करें तो जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बेंगलोर है वो नंबर 1 पे आया है। और एम्स की बात करें तो जो दिल्ली एम्स है वो नंबर 1 पे आया है। अगर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो आईआईएससी है वो नंबर 1 पे आया है। और अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें, ग्रेजुएशन कॉलेजेस की बात करें, तो टॉप 10 कॉलेजेस में पहली बात तो टॉप 5 तो डीयू के है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और उनपे में ही नंबर 1 पे मेरिंडा हाउस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है, बाद में। तो दैट्स ऑल, ये था इस न्यूज में। अगली न्यूज की बात करते हैं, वो आई है ब्रिक्स को लेके। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई, नरेंद्र मोदी भी थे उसमें, नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई। इसमें पूरा इंक्लूसिव इंट्रा अफगान जो डायलॉग है उस पर बात हुई ज्यादातर। सारे देशों ने मिलकर बात की कि हम लोगों को अपनी अफगान पॉलिसी कैसी रखनी है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करनी है, इन सबको बात हुई। और एक नया डिक्लेरेशन है जिसपे सारे देशों ने साइन किए, पांचों देशों ने। वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है कि यही अफगानिस्तान को लेके हमें इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करनी है, हम लोगों की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, हम सबको मिलकर कैसे चलना है, उसी सब के बारे में है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब ब्रिक्स की बात कर लें तो इसमें 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर ब्रिक की बात करें तो 2006 में शुरू हुई थी BRIC ब्रिक। 2009 से इसके हर साल होते हैं अध्यक्षों की मीटिंग, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तब से इसका नाम ब्रिक्स बदल के ब्रिक्स हो गया है। तो अब 5 देश हैं। अगले न्यूज की बात करते हैं। एक आइए ज्ञानवापी जो डिस्प्यूट है मस्जिद का, उसको लेके। हुआ क्या था, अभी यूपी की एक हाई कोर्ट है, सॉरी, हुआ क्या था, अभी यूपी की एक कोर्ट है, उसने ये परमिशन दे दी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में है, वहां पे जाके वो लोग आर्कियोलॉजिकल चीजों को खुदाई करें, खोजें, और ये पता लगाएं कि ये मस्जिद क्या पहले कोई एक टेम्पल था उस पर बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। लेकिन इस पे वहां की ही हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम पता नहीं लगाओगे वहां पे मस्जिद में। अब हुआ क्या, ये क्यों रोका गया है? इंडिया में एक लॉ आया था जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये 1991 में लाया गया था, और इस एक्ट में कहा गया था कि 1947 के बाद जो मस्जिद जहां है, जो मंदिर जहां है, वो वहीं रहेगा। उन उनमें कोई चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। ना ही ये पता किया जाए कि वहां पे पहले मंदिर था, मस्जिद था। सोशल हार्मनी बनी रहे और लोगों में डिस्प्यूट ना हो, इस वजह से ये लॉ को लाया गया था। लेकिन अभी जो यूपी की एक कोर्ट है उसने कह दिया था कि ज्ञानवापी पे जाके पता लगाओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता लगाए। तो उस चीज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं, ये पता नहीं लगाया जाएगा। तो दैट्स ऑल। अगली न्यूज की बात करते हैं, वो आई है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु में तकरीबन 3200 साल पुरानी एक सभ्यता मिली है, जिसका नाम है तमहिर हारनी। मतलब TAMIRAHARANI, तमहिर हारनी। थोड़ा तमिल नाम है, शायद मैं सही से प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊँ, प्रोनाउंसिएशन। लेकिन तमहिर हारनी सिविलाइजेशन एक नई सिविलाइजेशन मिली है तमिलनाडु में। इसकी कार्बन डेटिंग की गई है, जो कि बाय द वे हम देखते हैं मियामी लैब के द्वारा इसकी कार्बन डेटिंग करवाई गई, तो जिससे ये पता चला है कि ये 3200 साल पुरानी है। और वहां के जो स्टालिन है, जो वहां के सीएम है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि इस सभ्यता के लिए हम लोग वहां पे एक स्पेशल म्यूजियम भी बनवाएंगे, जिसका नाम होगा पोरुनई म्यूजियम, जो तमहिर हारनी सभ्यता के लिए ही बनेगा। अब तमहिर हारनी सभ्यता की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स के पास में है, और तमहिर हारनी सभ्यता तमहिर हारनी रिवर के पास में बसी हुई थी, जो एक समय में थी वहां पे, और अब वो रिवर भी विलुप्त हो चुकी है और ये सभ्यता भी। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट खबर की बात करते हैं कि केरल में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ना, कि हम लोगों ने पहले से बात कर ली कि हाँ इतनी तारीख को यहाँ पे ये करना है, उतनी तारीख को वहां पे वो करना है, तैयारी मतलब पूरी प्लान बना के जो क्राइम करते हैं लोग, ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए केरल सरकार ने कहा है कि एक ऐसा लॉ लेके आएंगे जिससे केरल की पुलिस किसी भी किसी भी इंसान का बात सुन सकेगी, जब वो लोग बात कर रहे हो किसी भी इंसान की कॉल टैप कर सकेगी और किसी भी इंसान की कॉल टैप के बाद सुन भी सकेगी, मतलब ये बंदो। अब सोचो ये कितना खतरनाक है कि तुम्हारा कहा जाता ना कि प्राइवेसी का कितना हनन है इसमें, जब पुलिस वाले तेरी सारी बात सुन सक रहे हैं तो हाल फिलहाल में कहा तो ये जा रहा है कि केरल में इस लॉ को गिरा दिया जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। एक अगली न्यूज आई है इसराइल को लेके कि इसराइल की पर मिलियन पॉपुलेशन अगर आप हम लोग देखें तो उसमें पर मिलियन पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा कोविड केसेस आजकल इसराइल में निकल रहे हैं। वहां एकदम डेल्टा वेरिएंट ने धूम मचा के रखी है। जबकि दूसरी जगह हम देखते हैं कि इसराइल एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा सेकंड डोजेस भी लगे हुए हैं लोगों को। अब हो क्या रहा ना, इसराइल ने इनको रोकने के लिए वहां पे थर्ड डोज लगाना शुरू कर दिया है। कहा ही जा रहा है कि इसराइल की जो वैक्सीन है वो अपने यहाँ लोगों को थर्ड डोज लगाएगी और उससे लोगों की एफिशिएंसी और बढ़ाई जाएगी। अब इस समय की अगर टॉप उसकी बात कर ले वैक्सीन की, जो डेल्टा वेरिएंट पे सबसे अच्छा काम कर रही है, तो वो टॉप तो दो ही हैं, एक तो है फाइजर और एक है जो बिनटेक। ये फाइजर और बिनटेक दो ऐसी वैक्सीन है जो इस समय कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर तकरीबन 37% एफिशिएंट है। मतलब 37% जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवा के रखी हैं उनको कोरोना होने के चांसेस कम है। अब एक अगली न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है गवर्नर्स को लेके। बहुत सारे गवर्नर्स को इधर उधर इधर अपॉइंट कर दिया गया है, तो उन सब के बारे में बहुत सारी न्यूज है, एक बार में ही कवर करते हैं सबको। कि RN रवि जो कि नागालैंड के गवर्नर थे उनको तमिलनाडु का गवर्नर बना दिया है। और तमिलनाडु के गवर्नर जो बनवारी लाल पुरोहित है, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के भी गवर्नर थे, चंडीगढ़ के भी गवर्नर है और पंजाब के भी गवर्नर है। तो उनको बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु पूरी तरीके से उनसे छोड़ दिया गया है और बनवारी लाल पुरोहित को अब पूरी तरीके से पंजाब का ही गवर्नर बना दिया गया है। वहीं हम बात करें गुरमीत सिंह की, तो उनको उत्तराखंड का नया गवर्नर बना दिया गया है। और जो जगदीश मुखी हैं जो इस समय असम के गवर्नर हैं, उनको नागालैंड का एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया गया है गवर्नर के रूप में। तो दैट्स ऑल, ये नई अपॉइंटमेंट्स है जो गवर्नर को लेके हुई है। एक अगली न्यूज की बात करते हैं, तो वो ये है IROAF को लेके। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल। तो हमारी भारतीय रेलवे ने ये घोषणा कर दी है कि IROAF को बंद किया जा रहा है। अब बंद कैसे, अब IROAF था क्या? तो IROAF एक ऐसी संस्था थी जो रेलवे के लिए जो सोलर पावर होती है उसको बनाने का काम करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी को प्रोड्यूस करना रेलवे के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल बनाना, इन सब के लिए काम करती थी। अब रेलवे का कहना यह है कि जो मेन रेलवे के जो और ऑफिस हैं वो लोग ये काम करेंगे, आगे काम को रोका नहीं जाएगा या वो लोग ये काम करेंगे, लेकिन जो इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल थी इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया जा रहा है आज से। एक अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया को लेके आई है। कि नॉर्थ कोरिया में हम लोगों ने देखा था कि इस बार के ओलंपिक में नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया था कि नहीं कोविड फैल रहा है ये है और हम लोग ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। उस वजह से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने 2022 तक के लिए नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया। तो अब जो बीजिंग में अगले साल विंटर ओलंपिक होने वाले हैं उनमें भी नॉर्थ कोरिया पार्ट नहीं ले पाएगा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि फ्रांस, देखो फ्रांस में क्या होता है ना, हम लिखते हैं ऑपरेशनल फीसेस बहुत ज्यादा है, कोई अबॉर्शन वगैरह करवाना हो किसी को तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत रुपए लगते हैं। तो फ्रांस ने ये कह दिया है कि फ्रांस पहले 18 साल तक की लड़कियों के, अगर उनको कहा जाता है ना कि अनप्लैंड प्रेगनेंसी हो गई या किसी वजहों से प्रेग्नेंट हो गई वो जिसको अबॉर्शन करवाना है, तो 18 साल तक की लड़कियों का सारा खर्चा उठाती थी फ्रांस सरकार अबॉर्शन का। अब फ्रांस सरकार ने कह दिया है कि कोई भी लड़की जो कि 25 साल तक की है और अगर उसको अबॉर्शन करवाना है तो उसका पूरा खर्चा फ्रांस सरकार उठाएगी। दैट्स ऑल, ये छोटी सी न्यूज थी एक। और बाय द वे केवल उसका ही नहीं, उसके मेडिकेशन वगैरह सबका ही खर्चा उठाएगी। एक अगली न्यूज की बात करते हैं जो आई चंद्रयान 2 को लेकर।
देखो, न्यूज़ तो ये है कि चंद्रयान 2, याद करो हम लोगों ने जो मिशन भेजा था, जिसमें हमारा विक्रम नाम का लैंडर भी था, प्रज्ञान नाम का रोबोट भी था, एक ऑर्बिटर भी था। वो हमारा जो लैंडर था वो लैंड नहीं हो पाया था विक्रम, और गिर गया था करीबन 2 किलोमीटर पहले ही, हमारा कांटेक्ट उससे टूट गया था। उसके बारे में एक न्यूज आई है कि ऑर्बिटर तो लेकिन हमारा स्टेब्लिश हो गया था सही से। तो ऑर्बिटर को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। अब ऑर्बिटर में हम लोगों ने देखा था कि L14 नाम से एक कैमरा भी लगा हुआ था। वो वन ऑफ द बेस्ट हाई डेफिनेशन कैमरा है जो आज तक किसी भी चंद्र मिशन पे भेजा गया है। तो चंद्रयान 2 ने पिछले 2 साल में कौन कौन सी उपलब्धियां पाई हैं, क्या ये मिशन फेल रहा क्या नहीं रहा, इन सब पे है। तो देखो, हम लोग लैंडर और ऑर्बिटर लैंड नहीं कर पाए, वो बात सही है। ऑर्बिटर हम लोगों ने स्थापित कर दिया, लैंडर रोवर नहीं चला पाए, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कौन कौन सी उपलब्धियां पाई हैं। तो देखो, हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से पता था। देखो, पहले नासा ने पता किया था, फिर चंद्रयान 1 ने पता किया था कि है। चंद्रयान 2 को ये पता करना था कि ये वाटर मॉलिक्यूल OH से बने हुए हैं कि H2O से बने हुए हैं। तो चंद्रयान 2 ने पता कर लिया कि हाँ, ये कहीं कहीं पे OH भी है, कहीं कहीं पे OH H2O भी है। दूसरा, इसने वहां पे जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह हुआ, जो माइनर एलिमेंट चंद्रमा में बहुत कम पाए जाते हैं, तो ऐसे माइनर एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका भंडारण है, इसकी एक मैपिंग करके भेजी है। दूसरा, हम देखते हैं कि सन रेस जो चंद्रमा पे आती हैं, उनकी स्टडी भी एक इंक्लूसिव स्टडी करके हमारे चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है उसने भेजी है, जो आने वाले मिशन में लोगों को फायदा देगी। तो दैट्स ऑल। आज 2 साल हो गए हैं चंद्रमा के ऑर्बिटर। एक अगले न्यूज की बात करते हैं। तो आइए MU वेरिएंट को लेके। हम लोगों ने देखा है कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट है, डेल्टा, लेमडा, ये वो। तो ऐसे ही एक MU वेरिएंट है जो कैलिफोर्निया में पहली बार निकला था। इसकी हम बात कर चुके हैं। बस आज की न्यूज में ये है कि MU वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। अब देखो, दो लिस्ट होती है, एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि इनके लिए अभी काम करना जरूरी है, वरना ये बहुत खतरा दे सकती हैं। कंसर्न में कौन कौन से हैं? डेल्टा हुआ, गामा हुआ, बीटा हुआ, ये वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न में है। लेकिन MU वेरिएंट को अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाला गया है कि हाँ, ये होने वाले समय में हो सकता है खतरा दे दे, और अभी इसके केसेस बहुत कम है, और अभी से इसकी मॉनिटरिंग और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है उन सब पे बात होने लगे कम से कम। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए जियो और ब्लू स्मार्ट को लेके, कि जियो ने ब्लू स्मार्ट के साथ में टाई अप किया है, और इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशन हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन हैं, वो जियो और ब्लू स्मार्ट दोनों मिलके लगाएंगे। तो दैट्स ऑल। ये छोटी न्यूज थी। और आने वाला समय ब्रो, हम भी जानते हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक कार्स का ही है, आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोटर्स का ही है। इलेक्ट्रिक मोटर्स ही चलेंगे, और पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिक मोटर्स ही आने वाले समय में। एक बार चार्जिंग स्टेशन अच्छे से बन गए ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स को रेगुलेट होने में टाइम नहीं लगेगा। एक अगली न्यूज की बात करते हैं। वो आइए NH925 को लेकर, कि जो नेशनल हाईवे 925 है, हम लोग देखते हैं राजस्थान में, उसमें कल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, उसको इस हिसाब से ही बनाया गया था नेशनल हाईवे 925 को, कि कभी जरूरत पड़े तो प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके यहाँ पे। तो कल उसका ट्रायल किया गया, और उस ट्रायल में वो एकदम सफल रहा है कि हाँ, वहां पे प्लेन्स ने अपनी इमरजेंसी लैंडिंग कर ली बहुत अच्छी तरीके से। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो वो आई है हमारे जो क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनको लेके, कि उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है PRANP, प्रणप पोर्टल। अब ये प्रणप पोर्टल क्या है? ये इसलिए बनाया गया है कि अलग अलग शहरों में कौन कौन से पॉल्यूशन को लेके या डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके क्या क्या काम चल रहे हैं शहरों में, वो काम कहाँ तक पहुंचे हैं, सरकारें कितना इंक्लूसिव उनमें भाग ले रही हैं, उन काम की मॉनिटरिंग करना, उन काम को देखना कि वो काम कितने आगे तक जा चुके हैं। ओवरऑल में पूरे कामों की समीक्षा करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, जिसमें हर शहर अपने इन्वायरमेंटल कामों का ब्यौरा डाल के रखेगा, और जो सीधे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसको अपने कामों में या अपनी जरूरतों के लिए उपलब्ध हो सकेगा सब कुछ। एक अगले न्यूज की बात करते हैं। वह ये टाटा की तरफ से, कि हम देखते हैं ना, जो टाटा AIA है,
टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को बना दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर है, और हाल ही में उन्होंने हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिलाया था, दूसरा गोल्ड मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट में, और एथलेटिक्स में पहला। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें ब्रो, नीरज चोपड़ा की स्पॉन्सरशिप फीस तकरीबन 10 से 15 गुना ऊपर चली गई है जब से वे ओलंपिक में जीत के आए हैं। अपने इंडिया में कहा जाए, इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनमें केवल एक विराट कोहली अभी इस समय जो है वो केवल नीरज चोपड़ा की फीस से आगे रह गए हैं, और बाकी के सारे क्रिकेटर नीरज चोपड़ा से पीछे चले गए हैं, और स्पॉन्सरशिप फीस में नीरज चोपड़ा नंबर 1 पे आ गए हैं इंडिया में, केवल विराट कोहली आ गया। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है PCA को लेके, प्रॉम्प्ट कनेक्टिव एक्शन। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? देखो, जब अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रेगुलेटर है सारी बैंकों का, वो देखता है कोई बैंक सही से काम नहीं कर रही, कोई बैंक अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रही चीजों को, किसी बैंक के द्वारा NPA बढ़ रहा है, किसी बैंक का के लोन ज्यादा दे रही है, लोन वापस नहीं आ रहा है उसके, या किसी भी बैंक जो डूबने वाली है या डूब सकती है, तो ऐसी बैंकों को वो PCA में डाल देती है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की एक लिस्ट है उसके पास में, उसमें डाल देती है। तो RBI ने कुछ दिनों से यूको बैंक जो है, UCO बैंक, उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट में डाल के रखा था। बट अब यूको बैंक का जो NPA रेशियो है वो पहले से काफी ठीक हो गया है, तो इसको बाहर निकाल दिया गया है। बाय द वे, अगर हम बात करें ना PCA की, तो अभी इंडिया की 2 बैंकें और हैं, एक तो है ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों अभी भी PCA के अंतर्गत ही डली हुई है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हुए आइए इस्कॉन को लेके। देखो, इस्कॉन के जो संस्थापक थे, जिनका नाम है स्वामी प्रभुपद, तो स्वामी प्रभुपद ने इस्कॉन को जिन्होंने शुरू किया था, उनकी 125वीं जन्म एनिवर्सरी थी। तो उस पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। मतलब दिखाने के लिए होता ना कि ये 10 सिक्के जारी कर दिए, दैट्स ऑल, उनको रख बाद में संग्रहालय में ही लिया जाता है, बट उनकी याद में या एक स्मारक सिक्के के रूप में जारी किए जाते हैं अलग अलग समय पे भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सिक्के। अब हम बात करें स्वामी प्रभुपद की या इस्कॉन की, तो इस्कॉन को 1960 में शुरू किया गया था। इस्कॉन ने बेसिकली क्या किया ना, जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर की जो किताबें हैं, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, इनको 86 अलग अलग लैंग्वेज में प्रसारित किया था, और पूरी दुनिया में वैदिक कल्चर को फैलाने का काम किया था। और बाय द वे, हम बात करें स्वामी प्रभुपद की, तो स्वामी प्रभुपद ने ही हरि कृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किया था इस्कॉन के साथ में मिलके। और हरि कृष्ण मूवमेंट यही था कि हाँ, हमें पूरी दुनिया में कृष्ण के नाम को फैलाना है, और जो वैदिक कल्चर है इसको फैलाना है। अब स्वामी प्रभुपद की बात करें, तो स्वामी प्रभुपद जो जिनका जन्म हुआ था कलकत्ता में बाय द वे, और इनका बचपन का नाम अभयचरण था। अब यहां से शुरू होते हैं हमारे एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल आया है तालिबान को लेके, क्योंकि तालिबान आजकल लगातार न्यूज में बना हुआ है। देखो, अभी हुआ क्या ना, जब हम देखते हैं कहीं पे भी एक सरकार बनती है, तो इस सरकार की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? सबको साथ लेके चलना, कि हम पहले से ज्यादा अगर मजबूत होके आए हैं। लोगों का कहना यह है कि तालिबान नए रिफॉर्म तालिबान है, रिफॉर्म्ड तालिबान है, ये 1996 या 2001 वाली तालिबान नहीं है। तो सरकार का काम होता है कि सबको साथ में लेके चलना, किसी भी समुदाय को पीछे नहीं छोड़ना, और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को स्थापित करना, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रतिपादित करना। वहीं हम देखते हैं कि अभी जो 33 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तालिबान के द्वारा, उनमें से 30 मिनिस्टर केवल और केवल पश्तून के इलाके के हैं। तो ये कहाँ से इंक्लूसिव गवर्नमेंट है? और ये कहाँ से हम मान सकते हैं कि ये सबके साथ की बात कर रहे हैं? और वो जो 30 लोग जो पश्तून के हैं ना, उनमें से भी 17 लोग तो ऐसे हैं जिनको UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टेररिस्ट की लिस्ट में डालकर रखा गया है। तो अफगान के डिसीजन मेकर्स आजकल वो बन गए हैं जो टेररिस्ट है UN के हिसाब से। वही हम देखते हैं ना कि वुमेन हैरेसमेंट की बात करें, जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में हुई। ह्यूमन राइट्स की बात करें हम लोग, वायलेशन हुआ बहुत ज्यादा। महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी अब लेके आएंगे इन लोगों ने कहा। इन लोगों ने कहा कि महिलाएं स्पोर्ट खेल सकती हैं, बट स्पोर्ट केवल वो खेल सकती हैं जिनमें महिलाओं के शरीर का कोई भाग दिखे नहीं।
बस समझ रहे हो कि फुटबॉल क्रिकेट ये चीज कैसे खेलेंगी महिलाएं अगर तुम इतना ज्यादा उनकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो। चाहे वुमेन फ्रीडम की बात करें, वुमेन की राइट की बात करें, वुमेन डिग्निटी की बात करें, वुमेन के ऑनर की बात करें, सबको छीना जाना शुरू कर दिया गया है। और तालिबान का कहना यह है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ नहीं, हम तो अपने शरिया लॉस को लागू करवाएंगे। अब इसको लेके अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारी फोटोस आ रही है अफगानिस्तान से, ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट। तो जिस इंक्लूसिव गवर्नमेंट की इन लोगों ने वादा किया और जिस इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेके आने की सोच पर अफगानिस्तान कह रहा है कि हम इस सोच पे चलेंगे, क्या वो सोच सच में वो सोच है? क्या अफगानिस्तान सच में ऐसा करना चाहता है कि ये केवल बताने की सोच है? अब ये आने वाले समय में देखना होगा, बट हाल की अगर कहा जाए तो कहीं से भी इनकी इंक्लूसिव गवर्नेंस की सोच तो नहीं लग रही है। यही सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल। एक नेक्स्ट आर्टिकल की बात आते हैं, वह ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके नेक्स्ट आर्टिकल आया, वो अच्छा आर्टिकल है कि देखो, नेशनल सिक्योरिटी को हम कैसे देखते हैं, दो पैमानों पे देखते हैं। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी, के आंतरिक समरसता भी हमको रखनी है और बॉर्डर भी सिक्योर करके चलना है। बट हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी चेंज हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी के सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं कि आज हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे बनाना पड़ता है कि डोमेस्टिक को भी ध्यान में रखे, और डोमेस्टिक पॉलिसीज को ऐसे बनाना पड़ता है कि फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। बाय द वे, ये बात यूएस में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया था और इसको ही हर देश में करने की जरूरत है देखा जाए तो। जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा बदल रहा है। चाहे हम साइबर सिक्योरिटी को देख लें, स्पेस सिक्योरिटी को देख लें, नेशनल सिक्योरिटी के नए आयाम दुनिया के सामने आ रहे हैं और नई नई चीजें नेशनल सिक्योरिटी के रूप में सामने निकल के आ रही हैं देशों के सामने में। अभी इंडिया के सामने 4C चैलेंजेस हैं। अब 4C का मतलब क्या है? पहले C का मतलब है चाइना, कि चाइना की जो एग्रेसिव और कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है उनको और काफी देशों के द्वारा मान लिया जा रहा है, पर ये इंडिया के लिए बहुत खतरेदायक हो सकती है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा C है क्लाइमेट चेंज, कि इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा खतरा बढ़ सकता है। तीसरा C है काउंटर टेररिज्म, कि इंडिया के लिए टेररिज्म बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आस पड़ोसी देश से हमारे यहाँ टेररिस्ट आते रहते हैं और इंडिया के यहाँ इंक्लूसिव टेररिज्म वैसे ही बहुत ज्यादा है, अंदरूनी टेररिज्म है, इंटीरियर टेररिज्म। दूसरा और चौथा C है कोविड-19 पेंडेमिक। तो अभी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, चाहे वो चाइना के पे देख लें, क्लाइमेट चेंज पे देख लें, काउंटर टेररिज्म पे देख लें या कोविड-19 पे देख लें, ये 4C की वजह से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और ज्यादा खतरे में है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। भारत को एक समग्र अवधारणा लेके चलनी होगी, एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्शन लेके चलना होगा एक तरीके से देखा जाए तो। कि हम देखो, अब एक समय था जब हम बात करते थे कि हाँ हमारा ये वेपन है, ये मिसाइल है, ये इतनी दूर तक मार करती है, हम पे इतने हेलीकॉप्टर हैं, इतने सबमरीन है, इतने टैंक हैं, इतनी तोपें हैं, इतने हथियार हैं, इतने लोग हैं, इतने वायुसेना है, इतनी ये प्लेन है, ठीक है। लेकिन तुम अपने नेशनल सिक्योरिटी को केवल इन्हीं पैमानों पे आज नहीं नाप सकते। आज तुम्हें फूड सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी, तुम्हें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी, तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी, तुम्हें एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी, और तुम्हें ही मेंटल सिक्योरिटी की भी बात करनी होगी। क्योंकि ये सारे वो क्राइटेरिया है जिनको अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो ये भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर लोगों के हम वेलफेयर की बात करते हैं, लोगों के प्रोग्रेस की बात करते हैं, लोगों की प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने की बात करते हैं, तो हमें लोगों में निवेश करना जरूरी है। भारत में निवेश करना जरूरी है। भारत को, जैसे हमारे मोदी ने भी कहा है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने कोविड-19 में देखा ना, कोविड-19 में जब सप्लाईज कम हुई तो हम लोगों ने देखा कि भारत अपनी सप्लाई चेन के लिए चाइना पे कितना ज्यादा निर्भर है। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी में अब केवल एक स्टैंस लेके हम नहीं चल सकते, डिफेंस लेके नहीं चल सकते। 50,000 प्रकार के और भी स्टैंसेस हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा और उनको इंक्लूसिवली सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब हम अपने देश की नेशनल
सिक्योरिटी या प्रॉस्पेरिटी को बनाए रख पाएंगे। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में इतना ही था। एक लास्ट एडिटोरियल है जो आज का आया, वो आया है ये इसमें द हिंदू में नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आया है और बहुत अच्छा है कि इसका नाम ही है आई एम द अदर इन माई होमलैंड। अब देखो, ये पूरा पूरा जो ऑथर है जिसने ये लिखा है वो खुद मुस्लिम है और उसने मुस्लिमों की ही बात लिखी है कि देखो, जो इंडियन मुस्लिम्स का ज्यादातर कहना है, ये ऑथर का कहना है बाय द वे, और हमें इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हो सकते हैं लोगों के अपने पर्सनल व्यूज भी होते हैं, लेकिन हमें इन सब चीजों को एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनका कहना यह है कि पिछले कुछ सालों में भारतीयता की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, इनको लेके एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। अब नया कॉन्सेप्ट क्या है कि मुस्लिमों को वह कॉन्सेप्ट जो नई राष्ट्रीयता है, नई देशभक्ति है, नई देश भावना है, नई भारतीयता है, यह मुस्लिमों को अपने ही देश में अलग तो नहीं कर रही। अब देखो, क्या यह सच है और क्या इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इन पे डिबेट हो सकता है और इन पे लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। अपन यह बात करेंगे कि इस एडिटोरियल में क्या है। देखो, एडिटोरियल में यह है कि मुसलमानों को ना दूसरे नागरिकों का दर्जा दे दिया गया, जो दूसरे दर्जे के नागरिक होते हैं उस रूप में माना जा रहा है। हम देखते हैं सरकार मुसलमानों में या मुस्लिमों में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने में लैग कर रही है। जो इस समय भारतीयता और राष्ट्रवाद की भावना हम देखते हैं चरम पे चल रही है, पहली बात तो। और वहीं हम ये देखते हैं कि ये भारतीयता, ये राष्ट्रवाद, ज्यादातर इसका झुकाव है हिंदुओं की तरफ। तो क्या मुसलमान इन चीजों पे लैग कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ना कि मान लो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव में कोई एक पार्टी पहुंच भी जाएगी जिसकी एक अपनी भावनाएं होंगी, अपनी धारणाएं होंगी, बट फिर भी लोगों का आज भी जुडिशरी में बना हुआ है विश्वास कि कम से कम ये है, जुडिशरी है इंडिया में जो हमारी इक्वल राइट्स को बचा के रखेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेटिव लगातार जुडिशरी पे वार भी कर रही है। अभी हम देखते हैं जुडिशरी में हमारे जो सीजीआई है रमन्ना जी, उनका भी वो आया था वर्डिक्ट कि जुडिशरी को कंट्रोल करने का प्रयास ना करे लेजिस्लेटिव। जुडिशरी है जो लोगों में कॉन्फिडेंस लेके आती है, और लेजिस्लेटिव अगर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है, हमको भड़काए नहीं कि हमको ऐसे कदम उठाने पड़े, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, ये हमारे सीजीआई ने कहा है। अब हम बात करें ना कि लेकिन जुडिशरी की भी बात कर लें, तो जुडिशरी के अभी हम देखते हैं नए जजेस को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस को अपॉइंट किए गए, 12 जजेस ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया। बट इनमें मुसलमान कहाँ है ब्रो? कहीं नहीं है। अगर हम बात करें ना कि क्या अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम नहीं थे क्या? अच्छे एलिजिबल मुस्लिम हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बट क्यों नहीं लिए गए? और देखो, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन इस आर्टिकल में एक और कहा गया है कि एक जज ऐसा भी है जो गुजरात हाई कोर्ट के रहे हैं, बट उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से उनको उसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया गया। दैट्स ऑल, ये ऑथर की अपनी है, वो सब छोड़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। उसका कहना यह है कि देश में टोटल पॉपुलेशन में 14.2% मुसलमान है, जिनमें से, और टोटल हम कैदियों की देखते हैं या टोटल जिन लोगों ने जुर्म किया उनकी देखते हैं, तो टोटल अपराधियों की बात करें, टोटल अपराधियों में 16.6% मुसलमान है। टोटल ऐसे अपराधी जो अंडर ट्रायल हैं वो 18.7% केवल मुसलमान है, और टोटल ऐसे अपराधी जिनको डिटेन किया गया है वो 35.8% केवल मुसलमान ही है। और ये फिगर हमको दिखाता है कि कहीं केवल एक कम्युनिटी को डिफाइन करके या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही। यह भेदभाव, कितना भेदभाव, क्या ये सरकारी लेवल पे ही है कि सामाजिक लेवल पे ही है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना, तबलीगी जमात की बात कर लें, पिछले साल तबलीगी जमात के जब लोग निकले थे तो कोविड के टाइम पे ऐसी भावना फैलाई गई, मीडिया ने ऐसा दिखाया कि यही लोग हैं जो कोविड वायरस को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे फैला रहा है। और ब्रो, मीडिया ट्रायल चलाए गए तो चलाए गए, साथ साथ में पुलिस उनको ऐसे पकड़ रही है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, उनको जो किसी का मर्डर करके आए हो, उनको ऐसे पकड़ा जा रहा था लोगों को।
तो इससे जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको बहुत लॉस हुआ है, मुसलमानों के प्रति और ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाय द वे, हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को, जिस दिन हमारा पार्टीशन हुआ था, उस दिन को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाना शुरू किया है। और लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि हम लोग इस दिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको याद रखेंगे। तो क्या मुस्लिमों ने कुर्बानी नहीं दी आज़ादी में? बिल्कुल दी है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि एक कम्युनिटी के रूप में, एक मुसलमान के रूप में, एक मुसलमान अपने ही होमलैंड में अदर के रूप में फील कर रहा है, एक सेकंड कम्युनिटी के रूप में फील कर रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरे के पूरे जो विचार है ये ऑथर के विचार है इसमें। लेकिन इसमें हो सकता है लोगों के पर्सनल विचार अलग हो, किसी के विचार अलग हो। मैंने तो जो ऑथर के विचार थे वो बताया। हमारे लिए जो इसमें जो डाटा दिया हुआ है कि इतने परसेंट ये डाले हैं, इतने जजेस को चुना गया, ये हुआ वो हुआ, ये डाटा हमारे आंसर राइटिंग में काम आता है। और इस डाटा की बात करें तो इस डाटा को पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स में। तो ये डाटा हमारे एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी हो जाता है, और देश में क्या चल रहा है वो तो जानना जरूरी है ही। तो आज 10 सितंबर की बात करें तो जितना भी करंट हमारे जानने के लिए जरूरी था हर पेपर वगैरह से, वो हमने डिस्कस कर लिया है।